हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट 7, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं स्टूडेंट, चूंकि इतनी सारी विशेषताएं हैं तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज मैं आपको पार्ट ए बता रही हूँ, यानी कुछ विशेषताएं मैं इस वीडियो में आपके लिए बता रही हूँ। हमारा जो संविधान है बड़ा ही अद्भुत संविधान है, तो हम इसकी एक एक विशेषता को विस्तार से अब अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान का एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज और सर्वोच्च विधि है भारतीय संविधान, और अन्य जो सारी विधियां हैं वो हमारे संविधान के अधीन है। वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। स्टूडेंट, ये जो है अनुच्छेद और इसके भाग और इसकी अनुसूचियां, इनका अलग से मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको यदि विस्तार से इनके बारे में जानना है तो वहां आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन कौन सी अनुसूचियां और किस अनुसूची में क्या दिया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूची बाद में जोड़ दी गई थी। इसके अलावा भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के अलावा जो हमारे तीनों अंग हैं उनकी शक्ति विभाजन आदि, मतलब जो भी उनके बारे में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं, और केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में शक्तियों का विभाजन भी बताया गया है। तो स्टूडेंट, हम एक एक विशेषता इनकी लेकर चलते हैं हमारे संविधान की। तो पहली चीज है, भारत का संविधान जो है वो विशाल संविधान, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा संविधान। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और इसकी जो संख्यात्मक दृष्टि से 395 हमें नजर आती हैं, लेकिन जो संविधान है उसके अंदर एक 450 तक अनुच्छेद मौजूद है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद में ABCD दिया हुआ है, और इससे जो अनुच्छेद है उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो ऐसे ही दे दिया है जैसे 1 A, B, C। तो अनुच्छेद 395 है, उसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। हमारे देश की जो संविधान इतना बड़ा है उसका एक कारण यह है कि देश बहुत बड़ा है और बहुत विविधता है। यानी यदि उत्तर से दक्षिण में जाए, पूरब से पश्चिम में जाए, तो ऐसा लगता है कि हम किसी और देश में आ गए। हालांकि विविधता में एकता है, लेकिन इतनी ज्यादा विविधता है, इस कारण भी हमारा संविधान बहुत बड़ा है। हमारे संविधान में 1935 का जो अधिनियम है उसका ये कहें कि 50 से 60%, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। यानी काफी देशों में, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, प्राय सभी जो संघात्मक संविधान हैं, जहाँ पर भी संविधान संघात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर वहाँ अलग अलग संविधानों की व्यवस्था है, लेकिन भारत में एक ही संविधान में सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। इसलिए हमारा संविधान विशाल या विस्तृत संविधान है। और इसलिए जो डॉक्टर जेनिंग्स हैं वो भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है ऐसा कहते हैं। ये परिभाषा मैंने इसलिए दी है आपको जेनिंग्स की, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था। अगली विशेषता स्टूडेंट, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि लिखित है, सारे संविधान ही लिखित है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व में ब्रिटेन का संविधान, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यानी लिखा नहीं गया है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषता इत्यादि मैंने अपना एक वीडियो में यहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी दी है, और वहां मैंने बताया है कि किस प्रकार का संविधान है। तो अलिखित संविधान है वो, जबकि हमारा संविधान लिखित संविधान है। यानी हमारे संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और ब्रिटिश संविधान के लिए ऐसी किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया है। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर इंगित करा है ब्रिटिश का, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं था। तीसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। यानी हमारे संविधान में संघात्मक लक्षण भी हैं और एकात्मक लक्षण भी हैं। संघात्मक लक्षण क्या है? हमारे यहाँ लिखित संविधान है, जहां भी संविधान संघात्मक है वहां लिखा हुआ है। लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बारे में जो आपस में विवाद होते हैं कि किसके क्षेत्र में कौन सी शक्तियां हैं, या
किस पर फॉलो करना है राज्य को, किन नियम, कौन कौन से नियम है जिन पर कि राज्य फॉलो करेंगे, ये सब बातें एक लिखित संविधान में ही हो सकती हैं। तो इसलिए भारत का संविधान लिखित संविधान है। इस आधार पर हम उसे संघात्मक मानते हैं। एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है जो केंद्र, राज्य या अन्य किसी प्रकार के जो विवाद आते हैं उनका समाधान करती है, और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमारे यहाँ दिया गया है। तो ये हमारे संविधान की, एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ पर संघात्मक संविधान की विशेषताएं, एकात्मक संविधान की विशेषताएं भी हमारे यहाँ दी गई हैं। क्या है? आपातकाल में हमारा पूरा देश एक हो जाता है यदि आपातकाल लगता है। यदि आपातकाल 352 के अंतर्गत लगता है तो पूरे देश की व्यवस्था एक हो जाती है। यदि आपातकाल 356 के अंतर्गत लगता है तो वह राज्यों के लिए होता है स्पेशली, यानी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां धारा 356 लगती है, मतलब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो आपातकालीन प्रावधानों में हमारा देश एकात्मक हो जाता है, और केंद्र सरकार राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां करती है, यानी केंद्र का राज्यपालों के जरिए एक प्रकार का नियंत्रण रहता है। ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और वित्त पर भी केंद्र का, राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का प्रभावी नियंत्रण रहता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे यहाँ पर एकात्मक आ जाती है इससे, यानी केंद्र और राज्य जो है उनमें वित्त के क्षेत्र में काफी कुछ केंद्र का नियंत्रण है। इसके अलावा स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इकहरी नागरिकता है। तो हम वैसे तो विस्तार से जो बातें हैं वो संघात्मक शासन के बारे में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो लचीला और कठोरता का मिश्रण है, यानी भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। कैसे? क्योंकि हमारी जो संशोधन प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की है। भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से भी संशोधित कर सकती है, यानी साधारण बहुमत जितने लोग उपलब्ध है, सारे लोग तो बैठते नहीं है हमेशा ही बैठक में, तो जितने लोग हैं यदि सामान्य बहुमत मिल जाता है तो कुछ मामलों में, कुछ विषयों पर इस प्रकार से संशोधन हो सकता है। वो कौन कौन से विषय हैं, संशोधन किस प्रकार से होगा, ये पूरी संशोधन प्रक्रिया का एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसके जैसे कि राज्यों की सीमा, नाम वगैरह इसमें चेंज होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रावधान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत और देश के आधे राज्यों से भी ज्यादा विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और जो संघीय व्यवस्था संबंधित प्रावधान भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्यों में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, और देश को, यानी देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। यानी आने वाले समय में हमारा भारत कल्याणकारी कार्य और भी अधिक कर सके लोगों के लिए, और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वास्तव में लोगों को न्याय मिल सके, लोकतंत्र हमारा आर्थिक और सामाजिक लागू हो सके, इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी भारत में लोकतंत्र भी है, लोगों की सरकार है, लोग चुनते हैं हर स्तर पर सरकार को, केंद्र, राज्य प्लस चूंकि त्रिस्तरीय है हमारे यहाँ पर, ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय स्वशासन है वहां पर भी लोग चुनते हैं। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, यानी हमारा जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है, अपितु जनता के द्वारा चुना हुआ है, और कोई भी सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें निर्धारित हैं जो कि जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी भारत का तब आपको देखने को मिलेंगी। भारत में एकल नागरिकता है। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब भारत में संघात्मकता और एकात्मकता की हम बात कर रहे थे, तो एकल नागरिकता यानी भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। राज्य की अलग से नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हो तो एक आपकी उत्तर प्रदेश की नागरिकता है और एक भारत की नागरिकता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता है।
ठीक है, वो यहाँ से नागरिकता को फिर उसको त्यागना पड़ता है। हालांकि प्रवासी भारतीयों के लिए हमारे यहाँ पर स्पेशल प्रावधान बाद में किए गए हैं, जो मैं आपको आगे लेकर आऊंगी। और भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है, किसी प्रांत का नहीं है। ये मैंने अभी आपको जस्टिफाई कर दिया था पूरा। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है वो वहां पर संसदीय प्रभुत्व है, यानी संसदात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। और भारत में मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है संसदात्मक व्यवस्था में, यानी जो मंत्रिमंडल है वो विधानमंडल यानी संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है उसका। एक व्यक्ति यदि त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। स्टूडेंट, संसदात्मक व्यवस्था का वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊंगी, तब विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जब तक लोकसभा में अपना बहुमत रखती है संसद, तब तक सरकार अस्तित्व में रह सकती है। विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सारे प्रस्तावों के बारे में हम संसदीय व्यवस्था में बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी भारत की सरकार भारत के हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और अन्य कोई भी देश भारत पर किसी प्रकार का नियंत्रण या दबाव नहीं बना सकते कि हम इस प्रकार से अपने निर्णय लें या अपनी विदेश नीति तय करें। इसके अलावा स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण है, यानी संसद सर्वोच्च है और इसके साथ ही अमेरिका के कानून की उचित प्रक्रिया के बजाय हमारे यहाँ पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को माना गया है। दोनों में बहुत अंतर है स्टूडेंट। जब हम कानून की उचित प्रक्रिया की बात करते हैं, चूंकि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है और वहां पर कानून की एक एक बात नहीं लिखी हुई है, तो जब न्यायिक पुनरावलोकन या ये कहें कि संविधान में कोई मतलब समीक्षा की बात आती है, व्याख्या की बात आती है न्यायपालिका द्वारा, तो अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है कि कानून के अनुसार होना चाहिए। एक एक बात क्या क्या संविधान में लिखी है इस पर उनकी नजर नहीं है, लेकिन भारत में स्थापित प्रक्रिया यानी जो बात हमारे यहाँ कानून ने लिख दी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विस्तृत संविधान है और हर बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, न्यायालय को उसी के आधार पर समीक्षा करनी होती है। और यदि कोई कानून ऐसा बन जाता है जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन भी कर सकती है। या अधिकांश भाग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि संसद हमारा जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। आधारभूत ढांचा क्या है वो आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी स्टूडेंट इसी श्रृंखला में, तो उसमें आप जानेंगे कि भारत का कौन से आधारभूत तत्व हैं जिनमें संविधान में संशोधन मतलब संविधान के उन भागों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका जो है उसके प्रभाव से मुक्त एक न्यायपालिका है जिसको पूरी तरह सक्षम बनाया गया है और उसको स्वतंत्र बनाया गया है। बहुत सारे प्रावधान हमारे यहाँ न्यायपालिका के बारे में दिए गए हैं जिससे कि वो कार्यपालिका और विधायिका यानी व्यवस्थापिका संसद के प्रभावों से मुक्त रहे, किसी प्रकार की पक्षपात नहीं हो न्याय देने में। जब न्यायपालिका आपको अलग से मैं वीडियो में आपको लेकर आऊंगी तब उसका विस्तार से इन प्रावधानों की चर्चा मैं आपके लिए करूंगी। इसके अलावा जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायिक प्रणाली का शीर्ष न्यायालय यानी पूरे भारत में सबसे ऊपर है। अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय है या हम कहे कि सेशन कोर्ट है, उच्च न्यायालय और बहुत सारे जो नीचे के न्यायालय वो सब उसके अधीन कार्य करते हैं और इनकी नीचे के न्यायालयों की जो अपील है वो ऊपर की जा सकती है। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है, यानी कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और इसलिए तो वो मौलिक है।
बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमें ये मौलिक अधिकार इस रूप में मिले हैं कि यदि किसी अधिकार का हनन होता है, हम तुरंत अपनी याचिका जो है वो न्यायालय में दायर कर देते हैं और हमारे संविधान का संरक्षक है। यदि संसद कोई भी ऐसा कानून पास करती है, बना देती है जो कि हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, उनके नियमों के अंतर्गत नहीं है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। तो स्टूडेंट, आशा है मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में चूंकि विशेषताएं हैं और आप विशेषताओं को तो बहुत ही विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने 2 भागों में इनको विभाजित कर दिया है। और किसी विशेषता के बारे में यदि आपको बहुत विस्तार से जानना है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।